हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर एक बार फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, आज हम एक बार फिर से विश्व का भूगोल में हमारा ब्रह्मांड करने जा रहे हैं। जी, हमारा ब्रह्मांड इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछेगा तो आप क्या करेंगे। तो हमारा ब्रह्मांड बिना काम नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं, किस प्रकार से इसे समझ सकते हैं, ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा ब्रह्मांड देखेंगे इस वीडियो में हम। तो हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, किस प्रकार से हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है, ये सारी संरचनाएं पढ़ेंगे। क्योंकि आप जब पढ़ते हैं कि जब आप गॉड को समझते हैं कि विश्व में भगवान एक ऐसी चीज़ है जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाई है, तो आखिर ये सारी चीज़ें बनी कैसी हैं, क्या उसमें कितनी सच्चाई है और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य उसमें क्या है, ये सारी चीज़ों को भी जानना ज़रूरी है। देखिए, अपने धर्म में विश्वास करना अपनी जगह है, लेकिन जो वास्तव में साइंस की है, साइंस काफ़ी रिसर्च होने के बाद तथ्य प्रमाणों पे सामने आता है। तो इसी प्रकार से अनेक जो विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने अनुसार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। जो सबसे पहले अगर बात करें तो टालमी ने पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है बताया था, अन्य ग्रह इसकी जो है परिक्रमा करते हैं। तो टालमी ने सबसे पहले बताया कि जो पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, लेकिन ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने चीज़ों को किया। इसी प्रकार से आर्यभट्ट ने ग्रहों की, जो भारत के प्राचीन जो दार्शनिक थे या विद्वान थे या वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि सूर्य जो है एक केंद्र है और सारे ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। तो इस प्रकार से हम टालमी की बात करते हैं तो टालमी ने क्या कहा था, पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र है, अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ये अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है टालमी का विचार क्या था। सर्वप्रथम यही विचार आया था, तो टालमी ने कहा था कि पृथ्वी जो है सूर्य का केंद्र है और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। इसी प्रकार से कोपरनिकस की बात करते हैं। कोपरनिकस ने एक अवधारणा को दिया था। कोपरनिकस ने होलियोसेंट्रिक अवधारणा को दिया था। तो कोपरनिकस की ये अवधारणा काफ़ी परीक्षा में पूछ लेता है। कोपरनिकस की जो अवधारणा है, होलियोसेंट्रिक अवधारणा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। होलियोसेंट्रिक अवधारणा के तहत कोपरनिकस ने क्या बताया था, ये जानना ज़रूरी है क्योंकि ये परीक्षा में पूछ लेता है। तो होलियोसेंट्रिक अवधारणा किसकी थी? कोपरनिकस की थी। अब इनकी हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। टॉलमी के एकदम ठीक विपरीत इन्होंने कहा। टॉलमी ने कहा था कि ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, सूर्य है, अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन कोपरनिकस ने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य हैं और सभी ग्रह इनकी परिक्रमा करते हैं। फलस्वरूप इन्हीं को आधुनिक खगोल शास्त्र का पिता कहा जाता है। तो कोपरनिकस को क्या कहा जाता है? आधुनिक खगोल शास्त्र का पिता कहा जाता है। इनकी थ्योरी नोट कर लीजिएगा, आधुनिक खगोल शास्त्र का पिता, आधुनिक खगोल शास्त्र का पितामह इनको माना जाता है, शास्त्र का पितामह। इन्होंने बताया है कि जो यहाँ पे देखिए ब्रह्मांड को हम देख लेते हैं तो ये आपका सन हो जाएगा। सन की भी एक अपनी कक्षा है, लेकिन सन के जो चारों तरफ हैं अन्य ग्रह जो हैं, अन्य 8 ग्रह क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो सन केंद्र में, इसके चारों तरफ ग्रह, ये सारे क्या हो जाएंगे? ग्रह हो जाएंगे। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करेंगे। जबकि वहाँ पे टॉलमी की बात करें तो टॉलमी यहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, यहाँ पे पृथ्वी के सारे जो ग्रह हैं ये परिक्रमा करते हैं। लेकिन ये थ्योरी गलत हुई बाद में, और जो कोपरनिकस का जो है थ्योरी सही हुई, यानी कि जो है ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी ना होकर सूर्य है और सारे ग्रह इनकी परिक्रमा करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा हमेशा के लिए, क्योंकि परीक्षा में पूछ लेता है, आप इसको नोट भी कर लीजिए। अब आगे हम बात करते हैं तो 1920 में एडविन हब्बल ने बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है और आकाशगंगाओं के बीच की दूरी क्या है? बढ़ रही है। एडविन हब्बल ने 1920 में एडविन हब्बल ने बताया, याद रखिएगा यहाँ पे 1920 में एडविन हब्बल ने बताया
ब्रह्मांड की दूरी अभी भी बढ़ रही है, अभी बढ़ रही है। अब देखिए क्या है कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है, यानी कि जो ब्रह्मांड है अभी वो फैल रहा है। इसका जो कॉन्सेप्ट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, जो अगर कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ब्रह्मांड क्या है, ऊर्जा का केंद्र है। ब्रह्मांड जो अस्तित्वमान एवं द्रव्य जो है ऊर्जा का सम्मिलित रूप है। अणु से लेकर ग्रह, आकाशगंगाओं, परमाणु से लेकर सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड कोई एक चीज़, कोई वस्तु नहीं है। जो समस्त ग्रह हैं, समस्त जो अणु है और समस्त आकाशगंगाएं हैं, उनके केंद्र को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। तो ब्रह्मांड कोई चीज़ नहीं है, ये द्रव्य एवं ऊर्जा का क्या है, स्वरूप है। ब्रह्मांड क्या है, द्रव्य एवं ऊर्जा का क्या है, स्वरूप है। ब्रह्मांड क्या है, आखिर ये परीक्षा में पूछ सकता है। ब्रह्मांड जो है द्रव्य एवं ऊर्जा का स्वरूप है। इसमें कुछ भी हो सकता है, द्रव्य एवं ऊर्जा के स्वरूप में, सम्मिलित रूप में या स्वरूप में। इसमें जैसे आकाशगंगा हो गए, अणुलेह हो गए, आदि सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करते हैं तो सबसे जो वर्तमान में फेमस है महाविस्फोट सिद्धांत है। ये महाविस्फोट सिद्धांत को बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी क्या थी, इसकी खोज किसने की थी, तो 1967 ईस्वी में जॉर्ज लेमेत्रे ने इसका प्रतिपादन किया था। जॉर्ज लेमेत्रे ने जो है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तथा इसका जो वास्तविक का जो इसकी व्याख्या करने का श्रेय जो है रॉबर्ट वेगनर को 1967 ईस्वी में जाता है। तो बिग बैंग क्या था, इसको हम चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम बिग बैंग थ्योरी, यहाँ से अक्सर परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलता है, तो चलिए देख लेते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत में बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग क्या है, थ्योरी है, जिसे बिग बैंग का क्या कहते हैं, बिग बैंग का सिद्धांत कहते हैं। अब इसको किसने, जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था बिग बैंग का सिद्धांत। यहाँ पे बिग बैंग सिद्धांत की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि बिग बैंग का सिद्धांत क्या था। तो इनकी जो खोज थी, यानी कि इसका प्रतिपादन था, प्रतिपादन किसने किया था, जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। याद रखिएगा, प्रतिपादन परीक्षा में पूछ सकता है, प्रतिपादन किसने किया था, तो जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था प्रतिपादन। अब इसकी बात करेंगे, बिग बैंग थ्योरी के आगे की चीज़ों को बात करेंगे, यानी कि इसकी व्याख्या तो रॉबर्ट वेगनर ने 1967 ईस्वी में रॉबर्ट वेगनर ने इसका जो है व्याख्या प्रस्तुत, रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की थी। वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। अब क्या था बिग बैंग थ्योरी, ये जानना जरूरी है। व्याख्या प्रस्तुत की, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि बिग बैंग थ्योरी की खोज किसने की थी, या किसने इसको जो प्रतिपादन किया था, तो जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था, और रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। आखिर इस सिद्धांत में था क्या, ये जानना जरूरी है। तो इसमें कहा गया है कि 13.7 करोड़ वर्ष पूर्व, 13.7 करोड़ वर्ष पूर्व की ये बात है, जिसमें जो पदार्थ है वो एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और जो उसका ताप और घनत्व अधिक था, एक पिंड के रूप में, यानी कि एक परमाणु के रूप में सारा जो जिसका कि आयतन है एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, जो कि एक परमाणु के रूप में बहुत छोटा बिंदु था, जो कि सुई की नोक या कह सकते हैं इतना बड़ा था, जिसका कि क्या होगा, जब कोई चीज़ सिकुड़ती है तो उसका घनत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, घनत्व ताप अनंत था। अब क्या हुआ कि इसमें फिर अचानक विस्फोट हो गया। अचानक विस्फोट जब हुआ है तो जब विस्फोट हुआ तो क्या
होता है कि इसमें जो चारों तरफ से विस्फोट होने के बाद इसको बिग बैंग थ्योरी, जो इसी का जो प्रतिपादन है बिग बैंग थ्योरी कहा गया है। इसमें क्या कहा गया है कि विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग कहा गया, इसी विस्फोट को बिग बैंग कहा गया। विस्फोट के बाद जो है अनेक जो कण हैं या अनेक पिंड जो है अंतरिक्ष में बिखर गए, जो आज भी गतिशील हैं। आप ये कहेंगे कि ये जो बिखर गया है ये बड़ा हुआ है, यानी कि चारों तरफ बिखर गया, और ये आज भी विस्तृत होता जा रहा है, यानी कि इसका जो विस्तार है, ब्रह्मांड का विस्तार बढ़ता जा रहा है, और ये एक निश्चित समय तक विस्तार बढ़ेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये संकुचन के अवस्था में आने लगेगा, फिर संकुचित होकर, यानी कि फिर संकुचित होकर एक बिंदु बनेगा, फिर विस्फोट होगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, यानी कि ब्रह्मांड के निर्माण और उसके विस्फोट की ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये आज भी गतिशील अवस्था में। इस घटना के बाद आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व, वहाँ पे आपको 13.7 अरब वर्ष पूर्व था, यानी कि यहाँ पे 4.5 अरब वर्ष पूर्व की बात। ब्रह्मांड का जो व्यास था उसकी आप बात कर लेते हैं। 4.5 अरब वर्ष पूर्व जो है सौरमंडल का विकास हुआ, जिससे ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड की थ्योरी क्या थी, बिग बैंग की थ्योरी क्या थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं बिग बैंग सिद्धांत में, थ्योरी में, कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 13.7 अरब वर्ष पूर्व, आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व की अगर हम व्याख्या करते हैं, अरब वर्ष पूर्व की व्याख्या करेंगे इस सिद्धांत की, तो इसमें क्या था, ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड क्या था, ब्रह्मांड एक सूक्ष्म कण था जिसका आयतन घनत्व, आयतन की बात करेंगे हम, घनत्व की बात करेंगे और तापमान की बात करेंगे। आयतन, घनत्व व ताप जो है, ये तीनों चीज़ क्या था, अनंत था। ताप अनंत था। तो इसमें क्या हुआ, अनंत था। तो इसमें क्या हुआ कि इस अनंत के कारण इसमें विस्फोट हो गया। जब विस्फोट हो गया तो जो है विभिन्न जो इसके ग्रह होंगे, यानी कि जो विभिन्न चीज़ें होंगी इसमें चारों तरफ से फैल जाएंगी। ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि सूक्ष्म पिंड था, इसका घनत्व सूक्ष्म और आंतरिक था, इसमें विस्फोट हुआ, जिसे कि क्या कहेंगे, विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। तो बिग बैंग थ्योरी आप समझ गए होंगे किसे कहा जाता है। अब इसमें से अनेक पिंड, अब इसके क्या हो गया कि जो ये इसमें अनेक कण जो हैं किसमें, अंतरिक्ष में फैल गए। विस्फोट के बाद क्या हुआ कि अनेक कण जो हैं अंतरिक्ष में फैल गए। विस्फोट के बाद अनेक कण अंतरिक्ष में फैल गए। अंतरिक्ष में जब फैल गए तो क्या हुआ, अंतरिक्ष में फैल गए, अनेक के बाद अनेक कण की बात करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, तो अनेक कण पिंड जो है, अनेक कण व पिंड जो है अंतरिक्ष में फैल गए। तो यहाँ पे देखिए, अब इन्हीं से क्या होगा कि आकाशगंगा का निर्माण होगा, सारी चीज़ों का निर्माण अब यहीं से होगा। तो ये सारी चीज़ें जब फैल गई हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अंतरिक्ष में बिखर गए, और सभी आज भी गतिशील अवस्था में हैं, सभी गतिशील अवस्था में हैं, यानी कि सब गति कर रहे हैं, गतिशील अवस्था में हैं। ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी कि ये सारे गतिशील अवस्था में। अब यहाँ से बात करेंगे तो 4.5 अरब वर्ष पूर्व जो है, जो हमारे सौरमंडल का विकास हुआ। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जब सारे कण फैल गए हैं तो धीरे धीरे क्या है, अत्यधिक टेम्परेचर था। जब इसमें क्या हुआ कि विस्तार हुआ तो इसमें क्या हो गए, आप सारे जो ग्रह हैं वो ठंडे होने लगे, यानी कि अब अंतरिक्ष का निर्माण होगा,
यानी ग्रहों एवं उपग्रहों का निर्माण होगा। तो 4.5 अरब वर्ष पूर्व जो है हमारे जो सौर मंडल का है उसका क्या हुआ, विकास हुआ और ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल बना और ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 4.5 अरब जो अरब वर्ष पूर्व है वहाँ पे क्या हुआ कि सौरमंडल का विकास हुआ और ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड का व्यास की बात कर लें तो 10.10 प्रकाश वर्ष पूर्व है। ब्रह्मांड की व्यास की बात कर लेते हैं। ब्रह्मांड का व्यास 8 अरब प्रकाश वर्ष है। तो ये हमारी क्या हो गई, ब्रह्मांड की क्या हो गई है, यहाँ पे 10.8 प्रकाश वर्ष है, अरब नहीं होगा। तो 10.8 प्रकाश वर्ष है, ये चीज़ हो गई आपको। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है और प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। ब्रह्मांड की बात करते हैं तो ब्रह्मांड में ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनियाँ हैं, 100 अरब मंदाकिनी हैं और प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। अब एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी से सूर्य 108 गुना बड़ा है और सूर्य बहुत छोटा है तारों के मुकाबले, यानी कि सूर्य से भी कई गुना बड़े जो हैं वो तारे होते हैं। अब एक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं और 100 अरब तारों को मिलकर एक मंदाकिनी बनी है और इसी तरह 100 अरब मंदाकिनी। इसका मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते जितने जो हैं ब्रह्मांड की कितना बड़ा ब्रह्मांड है। जिस जो मंदाकिनी में हम निवास करते हैं उसे मिल्की वे कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि मंदाकिनी क्या होता है ये चीज़ है। मंदाकिनी जो है तारों का समूह है जो धुंधला दिखाई देता है। मंदाकिनी क्या है, तारों का समूह है। मंदाकिनी तारों का समूह है, तारों का समूह है। देखिए यहाँ से मंदाकिनी तो हमें क्लियर रूप से नहीं दिखाई दे सकती, तो मंदाकिनी तारों का समूह है जो धुंधला दिखाई देता है, जो धुंधला दिखाई देता है। यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए जानना जरूरी है कि मंदाकिनी तारों का समूह है जो धुंधला क्या है, धुंधला दिखाई देता है। लेकिन अगर आप इसकी बात करेंगे तो जो तारों के निर्माण के शुरुआत का गैस पुंज है, ये जो मंदाकिनी है वो तारों के निर्माण के शुरुआत का गैस पुंज है, जो तारों के निर्माण की शुरुआत का गैस पुंज है। हम जिस मंदाकिनी में निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। यानी कि हम मिल्की वे मंदाकिनी में निवास करते हैं, यानी हमारी पृथ्वी जो है मिल्की वे मंदाकिनी का जो है भाग है। तो इसको आप याद रखिएगा, जिसे कि आकाशगंगा कहते हैं, अंग्रेजी में उसे मिल्की वे कहते हैं। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी में जो हमारी मंदाकिनी है उसका जो 80% भाग है वो सर्पीला है। अब आगे बात करते हैं तो आकाशगंगा के सबसे जो नज़दीक की मंदाकिनी है जिसे देवयानी कहते हैं, यानी कि आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे के जो सबसे नज़दीक
मंदाकिनी है उसे क्या कहते हैं, देवयानी कहते हैं। याद रख लीजिए, ये लिख लीजिए। देखिए हमारी मंदाकिनी मिल्की वे है, मिल्की वे है, यानी कि जिसे कि हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आकाश गंगा। हिंदी में आकाश गंगा कहेंगे, आकाश गंगा है। अगर आगे हम बात करेंगे तो सबसे जो नज़दीक है आकाश गंगा के सबसे नज़दीक मंदाकिनी, आकाश गंगा के सबसे नज़दीक मंदाकिनी देवयानी है। परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। अभी हम बात कर रहे थे कि जो विस्फोट का सिद्धांत था वे कैसे था। ये जो पदार्थ का कण है ये कुछ इस प्रकार से सूक्ष्म में था, इसमें विस्फोट हुआ कुछ इस प्रकार से, इसकी आप संरचना बना सकते हैं। ये वास्तव में काला दिखाई देता है। तो यहाँ से विस्फोट के बाद जब चीज़ें टूटी हैं तो कुछ ऐसे इसका निर्माण होता है। यहाँ से जो संख्या होती है वो बढ़ती जाती है, यानी कि जितनी दूर इसका विखंडन होगा, जितना बड़ा इसका विखंडन होगा तो वहाँ पे जो है संख्याएं बढ़ती जाती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में, इस प्रकार से जो हमारा बिग बैंग थ्योरी थी उसका जो है प्रतिपादन हुआ था। इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसके आगे बात करते हैं तो ओरिया नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। ओरियन नेबुला जो है हमारी आकाशगंगा में सबसे चमकीले तारों का समूह है। याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। ओरियन नेबुला जो है ओरियन नेबुला हमारे आकाशगंगा में सबसे चमकीले तारों का समूह है। सबसे चमकीले तारों का समूह है। सबसे चमकीले तारों का समूह है। तारों का समूह है। ये हमारी हो गई, यानी कि जो हमारी ओरियन नेबुला है ये आकाशगंगा में सबसे जो चमकीले तारों का समूह है। अब आकाशगंगा का जो निर्माण है वो कैसे होता है ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछ लेता है। तो आकाशगंगा का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन से बने विशाल गैस समूह से होता है। तो अब हम बिग बैंग थ्योरी को यहाँ पे अंतिम रूप देते हैं और आगे हम बढ़ते हैं आकाशगंगाओं का निर्माण कैसे होगा। बिग बैंग थ्योरी आपके यहाँ पे समझ में आ गई है। अब हम बात करेंगे आकाशगंगाओं की। आकाशगंगा का निर्माण कैसे होगा ये चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। आकाशगंगा किसका समूह है ये भी परीक्षा में देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आकाशगंगा की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों का यह समूह है। आकाशगंगा हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादलों का समूह है। बादलों का समूह है। अभी ये हमारी आकाशगंगा जिसे कि मिल्की वे कहते हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादलों का समूह है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी होगा। इसे क्या कहते हैं, इसे जो है निहारिका कहते हैं। आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लेता है। इसे निहारिका कहते हैं। इसे निहारिका कहते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसके आकाशगंगा के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इस निहारिका में का जो विस्तार हुआ है, यानी कि इसका जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है इसको हम देख लेते हैं। चलिए 1 सेकंड के लिए।
अब हम बात करते हैं इस आकाशगंगा में जो हाइड्रोजन गैस के बने विशाल जो हैं बादलों का समूह है। अब इन्हीं क्या होगा, गैस के झुंडों से विकसित जो हुए हैं, इन्हीं गैस के जो झुंड से विकसित हुए हैं, इनसे जो तारों का निर्माण हुआ, इन्हीं गैस के झुंडों से, इन्हीं गैस समूहों से, इन्हीं गैस समूहों से तारों का निर्माण हुआ, तारों का निर्माण हुआ। तो ये चीज़ आप यहाँ पे नोट कर लीजिए क्योंकि ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इन्हीं गैस के तारों का समूह जो है, इन्हीं गैस के झुंडों का जो समूह है, इन्हीं से जो है तारों का निर्माण हुआ। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन तारों, जो धूलकण एवं गैसों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। यानी कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो हैं, गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो हैं हमारे जो गैस के कण है, गैस कण हैं और यहाँ पे जो हमारे तारे हैं, गैस कण, तारे, ग्रह, गैस के कण जो हैं, तारे और ग्रह जो हैं, और यहाँ पे गैस तंत्रों के बाद बंधे तारों आदि, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गैस कण, तारे, ग्रह आदि जो आपस में बंधे हुए हैं, इन्हीं को आकाशगंगा कहा गया है। क्या कहा गया है? इन्हीं को आकाशगंगा कहा गया है, आकाशगंगा कहा गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से हमारी जो आकाशगंगा है, इसका जो है निर्माण किस प्रकार से हुआ है। अब हम बात करेंगे तारों का विकास। मंदाकिनी को सबसे पहले जो है, यानी कि मिल्की वे को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा। तो आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। परीक्षा याद कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि मिल्की वे को सबसे पहले किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा। अब यहाँ के अगर परीक्षा में पूछ ले तो आपके लिए आसानी होगी क्योंकि आपको तो याद हो चुका है कि आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा। अब हम बात कर लेते हैं तारों का निर्माण कैसे हुआ या तारों का जन्म कैसे होता है, ये चीज़ हम देख लेते हैं। देखिए तारा क्या होता है, तारों के निर्माण की अवस्था जो होती है वो लंबी होती है क्योंकि इनका जीवन काल लंबा होता है, इसलिए इनका जो अवधि होती है ये विभिन्न अवधियों में विभिन्न प्रकार की संरचना होती है। इनकी जो कलर होता है वो भी बदलता रहता है। तो तारों की हम बात करने जा रहे हैं। आखिर तारों का निर्माण कैसे हुआ है, ये भी सवाल है। तारों को अभी हमने बताया कि तारों का निर्माण की बात की है तो जो ब्रह्मांड में जो हाइड्रोजन गैस के पिंड थे, उन्हीं पिंडों से क्या हुआ कि तारों का निर्माण हुआ है। तो ये चीज़ आपने देख लिया है कि जो हाइड्रोजन गैस से बने जो पिंड थे उनसे तारों का निर्माण हुआ है। तारों का जीवन काल जो है वो लंबा होता है, यह विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं। तो तारों का पहली चीज़ नोट कर लीजिए, तारों का निर्माण कैसे हुआ है। हाइड्रोजन गैसों के बंध से तारों का निर्माण हुआ। अभी हमने देखा था तारों का निर्माण हुआ है, ये तो तारों का निर्माण हुआ। अब ये जो है इनका जीवन काल लंबा होता है, तारों का जीवन काल काफ़ी लंबा होता है, यानी कि तारों का जीवन काल लंबा होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी है क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित गैसों एवं धूल कणों का गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाशगंगा में जो है, आकाशगंगा केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है।
हाइड्रोजन हीलियम में बदलने के कारण नवीन तारों का निर्माण शुरू हो जाता है। इन्हें स्टेलर नर्सरी कहा जाता है, यानी कि जिन तारों की शुरुआत होती है उन्हें स्टेलर नर्सरी कहा जाते हैं। अब ये कैसे होते हैं? जैसे ब्रह्मांड में उपस्थित, आप सभी को हमने बताया कि ब्रह्मांड में उपस्थित हाइड्रोजन गैस या धूल के कणों के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो आपस में क्या होते हैं, बंध जाते हैं। आपस में गुरुत्वाकर्षण बल लगने के कारण वो क्या हो जाते हैं, एक बंध बन जाते हैं, यानी कि आपस में बंध जाते हैं। हमने सरल भाषा में यहाँ पे लिखा है। अब आकाशगंगा के केंद्र में नाभिकीय संलयन, यानी कि नाभिकीय संलयन से अब पूछ लेता है परीक्षा में जो है तारों की जो निर्माण की प्रक्रिया है वो क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन याद रखिएगा। तारे स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो क्या होता है, नाभिकीय संलयन से ये ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नाभिकीय संलयन से सूर्य भी जो है हमारा नाभिकीय संलयन से ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे याद कर लीजिए नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है, जिससे कि हाइड्रोजन हीलियम, अब ये नाभिकीय संलयन जो है विभिन्न धूल के कण गुरुत्वाकर्षण के कारण गैस जो है, अब ये क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन हीलियम में, अब पहले हाइड्रोजन का बंध कण था, यह हीलियम में बदलने लगेगा। हीलियम में बदलने के कारण ही तारों का निर्माण होता है और इन्हीं को क्या कहते हैं, स्टेलर नर्सरी कहा जाता है। तो याद रख लीजिए कि विभिन्न धूल के कणों गैसों आज में गुरुत्वाकर्षण, आकाशगंगा में हमारे गुरुत्वाकर्षण बल लगने के कारण यहाँ पे इनका नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है। नाभिकीय संलयन से क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में परिवर्तित होता है और इसी के कारण जो है नवीन तारों का निर्माण होता है, जिन्हें स्टेलर नर्सरी कहा जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब अगला हम देखते हैं, इसी में एक पॉइंट जब हमारा अगला जब बनेगा तो क्या होगा, आकाशगंगा में हाइड्रोजन का बादल काफ़ी बड़ा होता है, बड़े बड़े बादलों के समूह होते हैं, अभी हमने देखा है। तो जो गुरुत्वाकर्षण जब लगेगा तो चीज़ें जो बड़ी होंगी वो आपस में, जो किसी केंद्र में गुरुत्वाकर्षण लगेगा तो बाहर की चीज़ क्या होंगी, सिकुड़ने लगेंगी। मान लीजिए कि आप यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं कि ये बड़ा सा बादल है, मान लीजिए ये बड़ा सा बादल है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि जी काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण। तो यदि इसमें से क्षमता है तो ये क्या होगा, ये सिकुड़ने लगेगा, यानी कि ये छोटा होता चला जाएगा जी के कारण। अब देखिए क्या होगा कि जब छोटा होगा गुरुत्वाकर्षण के कारण ये गैसीय पुंज के रूप में सिकुड़ने लगेगा। तो जो क्या होगा, अब ये क्या हो जाएगा कि जब ये सिकुड़ जाएगा तो ये जो तारे के निर्माण की है वो आरंभिक, तारे के जन्म होने की आरंभिक अवस्था होती है। अब इसी को क्या कहते हैं कि इसे आदि तारा कहते हैं, प्रो तारा इसे जिसे कहते हैं। इस प्रकार से निर्माण होता है। गैस के पुंज को जब आपस में गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगता है तो क्या होता है कि तारे का जन्म होता है, यानी कि उसे प्रो तारा कहते हैं, आदि तारा कहते हैं। अब आदि तारा के सिकुड़ने पे जो है परमाणुओं में टक्कर जो बढ़ जाती है। अब देखिए कोई चीज़ जो है दूर तक फैला है तो उसमें कम आपस में टक्कर होगा, यानी कि गैस आप 15 किलो सिलेंडर में आप उसमें क्या करिए कि 1 लीटर गैस भर दीजिए। अब 1 लीटर गैस क्या भरेंगे, तो 1 लीटर जब गैस भरेंगे आप तो क्या होगा, वहाँ पे पूरा जो कण है उसमें उसी सिलेंडर में फैले रहेंगे। लेकिन 15 लीटर की क्षमता है उसमें, आपने मान लीजिए कि ज़बरदस्ती किसी तरह से 16 किलो भर दिया गैस। 16 किलो की मान लीजिए 15 किलो भर दिए, 16 किलो तक किसी तरह सिलेंडर नहीं फटा क्योंकि वो दबाव सहने की क्षमता थी। लेकिन उससे ज़्यादा आप भरेंगे तो क्या होगा, सिलेंडर फट जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब परमाणुओं में जब यहाँ पर ये छोटा, इसकी साइज छोटी होती चली जाएगी तो क्या होगा कि इसमें कणों में टक्कर जो बढ़ जाती है। जब कणों में जब टक्कर बढ़ जाएगी तो ये नज़दीक होने के कारण क्या हो जाएगा, ये पूर्ण तारा, यानी कि सिलेंडर जब पूरा भर जाता है तो वो क्या आ जाता है, भरा सिलेंडर कहलाता है। इसी प्रकार से जब इसमें क्या हो जाएगा कि टक्कर बढ़ जाएगी, यानी कि अपने चरम अवस्था तक ये सिकुड़ जाएगा तो ये पे पूर्ण तारा बन जाता है। तारा प्रकाशवान होता है, यह अपने द्रव्यमान के अनुरूप छोटा बड़ा होता है। तारा स्वयं प्रकाशवान होता है, ये चीज़ हमने आपको बताया है कि तारा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं सूर्य की तरह। तो तारे अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं, तारे अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं नाभिकीय संलयन से। तारे अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं, स्वयं उत्पन्न करते हैं। अब एक चीज़ जानना है कि तारे उत्पन्न करते हैं, ये चीज़ हम देख लेते हैं।
आप हम एक चीज़ आपको बता दें कि तारों की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। जिस प्रकार से मनुष्य युवावस्था में होता है, वृद्धावस्था में जाता है, बाल्यावस्था में जाता है, इसी प्रकार से तारों की भी एक अवस्था होती है। और इस अवस्था को आप कैसे पहचानेंगे? इसके कलर से। यानी कि जैसे जैसे जब तारा युवा रहता है तो उसका कलर अलग होता है, जब प्रौढ़ होता है तो उसका जो है क्या होता है कि उसका कलर अलग होता है, जब वृद्ध हो जाता है तो उसका कलर अलग होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्योंकि कभी परीक्षा में पूछ लेता है। तो यहाँ पे आप रंग देख लीजिए, अवस्था देख लीजिए तारों की, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। तो रंग और अवस्था जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब रंग की बात करते हैं तो हम अवस्था देख लेते हैं पहले। युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था की बात करेंगे, युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था की बात करेंगे, प्रौढ़ावस्था के बाद हम बात करेंगे वृद्धावस्था की अब हम बात करेंगे। इन तीनों का आखिर काल क्या होता है? तो युवावस्था में जो तारों का रंग क्या होता है, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा में पूछ लेता है। तो युवावस्था में जो तारा होता है वो नीला होता है या तो सफ़ेद होता है। युवावस्था में जो तारा होता है वो या तो नीला होगा या तो सफ़ेद होगा, नीला सफ़ेद। अब जब प्रौढ़ावस्था में पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा? ये प्रौढ़ावस्था में जैसे ये पहुँचेगा ये क्या हो जाएगा? नारंगी हो जाएगा। तारा क्या हो जाएगा? नारंगी हो जाएगा। तो युवावस्था में तारा नीला जो सफ़ेद था, वही प्रौढ़ावस्था में क्या हो जाएगा? नारंगी होगा। और वृद्ध लोग देखिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। यानी कि नीला यानी कि सफ़ेद शांति का प्रतीक है, उसके बाद नारंगी हो जाएगा, उसके बाद लाल यानी कि जब जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो गर्म हो जाएगा, यानी कि लाल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे तारों का निर्माण हो गया। अब विस्फोट होने के बाद आपको तारों की मृत्यु होती है, जिसे आप ब्लैक होल क्या कहते हैं। ब्लैक होल कुछ नहीं है, आप लोग इतना कंफ्यूज रहते हैं। ब्लैक होल बस तारों की मृत्यु है। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल जो है तारे में विस्फोट होने के बाद वो ख़त्म हो जाता है, तो वही क्या होता है? ब्लैक होल कहलाता है। ब्लैक होल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो तारों में विस्फोट के बाद तारों की मृत्यु हो जाती है जिसे ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ब्लैक होल कहते हैं। तो आज से आपका कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए कि ब्लैक होल क्या होता है। जिन तारों के विस्फोट के बाद जो उनकी मृत्यु हो जाती है वही ब्लैक होल का काम करते हैं, यानी कि वो ब्लैक होल कहलाते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो तारों का द्रव्यमान जो है सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि जो हमारे तारे होते हैं वो सूर्य से बड़े होते हैं। तो क्या होता है कि जब तारों का जो है द्रव्यमान सूर्य से कम अथवा बराबर होता है तो यहाँ पे क्या होता है, वह जो है दानव या श्वेत वामन के नाम से जाना जाता है, काला वामन में परिवर्तित हो जाता है। अब जैसे देखिए कि किसी, मान लीजिए यहाँ पे हम आपको क्लियर समझा देते हैं कि किसी भी तारे का जो द्रव्यमान होगा वो सूर्य से कम होगा या उसके बराबर होगा। ये मान लीजिए कि सूर्य है, इसका द्रव्यमान सूर्य यहाँ पे लिख देते हैं, सूर्य यहाँ पे, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये तारा हो जाएगा, तारा। अभी इनका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान की हम बात कर रहे हैं। द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान या तो बराबर होगा या तो क्या हो जाएगा कि सूर्य का द्रव्यमान जो है वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि सूर्य द्रव्यमान में बड़ा रहेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जब सूर्य का जो है द्रव्यमान तारों के द्रव्यमान से जो बराबर या बड़ा होगा, इस स्थिति में जो है क्या होगा कि वह लाल दानव श्वेत दामन या वामन और अंततः काला वामन में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। पहले क्या होगा? ये इस स्थिति में क्या होगा? ये पहले लाल दानव रहेगा, लाल वामन होगा, फिर ये क्या हो जाएगा? सफ़ेद वामन हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, पहले लाल होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये श्वेत वामन जिसे कि कहते हैं, सफ़ेद या श्वेत वामन, श्वेत वामन, और फिर ये काला वामन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब देखिए परीक्षा में श्वेत वामन, लाल वामन या काला वामन हो तो काला वामन, तो ये इसकी अवस्था होती है, यानी जिस तारे का जो है द्रव्यमान सूर्य से कम या बराबर होता है वो पहले लाल वामन की अवस्था होता है, फिर श्वेत वामन, और अंततः जो है काला वामन के साथ ये ख़त्म हो जाता है। अब ध्रुव तारा किसे कहते हैं ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि ध्रुव तारा जो है परीक्षा में पूछ लेता है। ध्रुव तारे के आपको कोई ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन नहीं है, ना कोई याद करने की इसमें बहुत बड़ी चीज़ है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ध्रुव तारा क्या होता है, बहुत आसान चीज़ है, अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है हम लोगों के दिमाग में, ध्रुव तारा क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। तो ध्रुव तारा जो है यह लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य है। यह क्या है, लिटिल बियर तारे समूह का सदस्य है। लिटिल बियर तारे के तारों के समूह का सदस्य है, समूह का सदस्य है। यह लिटिल बियर तारों के समूह का सदस्य है, यहाँ पे आपको याद रखना होगा। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यह उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारे को ही क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पे, जैसे कि हमारी ये पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। उत्तरी ध्रुव में यानी कि जो इस ओर दिखाई देने वाला तारा है यही हमारा क्या है ध्रुव तारा है, यानी उत्तरी ध्रुव पर अवस्थित तारे को ही ध्रुव तारा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर अवस्थित तारे को ही ध्रुव तारा कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से यह क्या होता है, आकाश में एक ही स्थान पे अवस्थित रहता है। यह आकाश में एक ही स्थान पर अवस्थित रहता है। तो ये आपका ध्रुव तारा हो गया। यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं आप यहाँ समझ लीजिए कि जो ध्रुव तारा है वो लिटिल बियर तारों का समूह है। पहला प्रश्न यही बनेगा कि ध्रुव तारा किन तारों का समूह है, तो लिटिल बियर तारों का समूह है। दूसरा प्रश्न बनता है कि जो ध्रुव तारा है वो किस अवस्था में अवस्थित है, यानी कि उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये दो और ऑप्शन दे देगा उसमें आपको। तो यह उत्तरी ध्रुव पे अवस्थित होने के कारण ही इसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह आकाश में एक ही स्थान पे अवस्थित रहता है, इसीलिए हमेशा कहाँ दिखाई देता है, उत्तरी ध्रुव में दिखाई देता है और स्थिर दिखाई देता है। हम लोग हमेशा इसे देख सकते हैं, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया ध्रुव तारा। और इसकी कोई विशेषताएं नहीं, इससे कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, निश्चिंत रहें। टूटता हुआ तारा का कॉन्सेप्ट है कि जब कोई तारा नहीं टूटता है, कोई जो पिंड होता है जो ऊपर से पृथ्वी पे क्या होता है कि जब तारे का कोई पार्ट या कोई पिंड टूटकर जब ज़मीन पे की ओर तेज़ी से आता है तो वही क्या होता है, हम लोग उसे टूटता तारा कहते हैं। उसमें प्रकाश क्या होता है कि जब रात में गिरता है तो इसमें जो रिफ्लेक्शन की वजह से प्रकाश होता है, जबकि इसमें कोई प्रकाश वास्तव में नहीं होता है, या गर्म अधिक होने के कारण इसमें लगता हुआ ये इसमें प्रकाशवान लगता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे ब्रह्मांड से हो गए हैं। आगे हम सौर मंडल करेंगे, जिसमें कि सौर से विभिन्न ग्रहों, सौर का निर्माण, अन्य ग्रहों की उत्पत्ति आदि सारी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे और तथा उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो भी देखेंगे। तो ये रही वीडियो, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।